बच्चों, मैंने आपकी क्लास के अंदर जो चैप्टर 2 है उसको स्टार्ट कर रखा है और चैप्टर 2 के अंदर भी अपन ने कुछ पॉइंट्स ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं। आज का जो पॉइंट्स है वो किससे रहेगा? क्रॉस पॉलिनेशन से रिलेटेड रहेगा। हालांकि क्रॉस पॉलिनेशन मैं स्टार्ट कर चुकी हूँ। क्रॉस पॉलिनेशन में हम लोग एबायोटिक जो फैक्टर है जैसे वाटर से और एयर से पॉलिनेशन क्लियर कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर बायोटिक फैक्टर का रहेगा। मीडिएटर कौन होंगे, एजेंसीज कौन होगी, या फिर आप कह दो जो एजेंट्स होते हैं सब्सटेंस को वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट तक जो लेके जाने वाले होते हैं। फिर आप कह सकते हो दो जो पॉलन ग्रेन होते हैं उनको एंथर से स्टिग्मा तक लेके जाने वाले जो फैक्टर होंगे। इस बार उसमें किसकी स्टडी करेंगे अपन? बायोटिक फैक्टर की स्टडी करेंगे। बायोटिक जो फैक्टर है यानी कि मोस्टली क्रॉस पॉलिनेशन कंप्लीटेड बाय द बायोटिक फैक्टर्स, कंप्लीटेड बाय द बायोटिक फैक्टर्स। और इन बायोटिक फैक्टर्स में भी हम किस किस की स्टडी करेंगे? हालांकि ये बात मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। बायोटिक फैक्टर में एक अपन स्टडी करेंगे इंसेक्ट्स की, सेकंड अपन स्टडी करेंगे बर्ड्स से, फिर बैट से, ठीक है। उसके बाद में है लार्जेस्ट या फिर जो कुछ प्राइमेट्स होंगे उनसे, ठीक है। फिर जैसे कुछ रेप्टाइल्स की भी बात करेंगे। प्राइमेट्स के अंदर जैसे लेमूर, बस यहाँ एग्जाम्पल ही दे रही हूँ इनके, बाकी आपकी एनसीईआरटी की बुक में है भी नहीं, केवल एग्जाम्पल दे रखी है प्राइमेट्स में, ठीक है। फिर जैसे रेप्टाइल्स है तो रेप्टाइल्स में लिजार्ड्स में एक तो गेको लिजार्ड और एक है गार्डन लिजार्ड। गेको जो लिजार्ड है वो एक तो आप बोल सकते हो हमारे जो घर पे जो कॉमन लिजार्ड है वो इस कैटेगरी की है, और एक होती है ग्रीन कलर की लिजार्ड वो इस कैटेगरी में आती है। गार्डन जो लिजार्ड होती है उस लिजार्ड की जो बैक साइड है, बैक पे से छोटे छोटे स्पाइक्स प्रेजेंट होते, कांटे पाए जाते। ऐसे अपन दूर से देखने पे लगेगा कि हो सकता है इसके स्पाइक हो सकते हैं, ठीक है। बस इनके नाम ही आपको ध्यान में रखने, ज्यादा नहीं ध्यान में रखना। फिर उसके बाद में एक आता है अब्रोवियल यानी कि पेड़ पे चढ़ने वाला रोडेंट्स, ठीक है, रोडेंट्स। इनके ओनली नेम याद करने हैं। एनसीईआरटी की बुक में ज़्यादा कुछ नहीं दे रखा है इससे रिलेटेड, तो हम भी ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पेपर में ही नहीं आएगा, तो इतना लफड़ा क्यों लेना जब पेपर में ही नहीं आना है। सुनो तो एनसीईआरटी की बुक में जितना है वो कंप्लीट करवा रही हूँ मैं आप लोगों को। फिर यहाँ आ जाओ तो अब हम कहेंगे कि जो इंसेक्ट है, इंसेक्ट में कौन कौन है? बीज, फ्लाइज, बटरफ्लाइज, बीटल्स, ठीक है, बीटल्स। फिर उसके बाद में वास्प। ये सब आते हैं इंसेक्ट के अंदर। ये सब किस में आते हैं? इंसेक्ट में आते हैं। तो पहले इंसेक्ट की स्टडी कर ले। इंसेक्ट के कुछ एग्जाम्पल्स भी है हमारे पास में, तो उन एग्जाम्पल्स की भी अपन क्या करेंगे यहाँ पे बात करेंगे। तो स्टार्ट करें, चलो एक बार ये सब हटा दो, इनके भी एग्जाम्पल्स दूंगी, बताऊंगी इनमें भी। तो सुनो, सबसे पहले अपन किसकी बात करेंगे? इंसेक्ट की। इंसेक्ट में अपन ये कहेंगे द पॉलिनेशन बाय द इंसेक्ट इज नोन एज एंटेमोफिली। उससे आप क्या बोलोगे? एंटेमोफिली बोलोगे। नाम दिखाई दे रहा है ना, क्या बोलोगे? एंटेमोफिली, ENTOMOPHILY, एंटेमोफिली। द पॉलिनेशन बाय द इंसेक्ट इज नोन एज द एंटेमोफिली। The insect, bees, flies, butterflies, beetle, wasp, etc. और भी
ठीक है। एंटेमोफिली जो है उनमें सबसे ज़्यादा किससे होता है पोलिनेशन? आप इसे कह सकते हो बायोटिक डोमिनेंट, ये वर्ड ध्यान में रखना, बायोटिक डोमिनेंट पोलिनेटर। बायोटिक डोमिनेंट पोलिनेटर कौन है सबसे ज़्यादा? बायोटिक पोलिनेटर है ना, डोमिनेंट यानी सबसे ज़्यादा, जो अपने आप के इफेक्ट को शो करता है, जो अपने आप में एक राजा की तरह होता है कि मेरे सिवा कोई नहीं है, जो कुछ हूँ वो मैं ही हूँ। तो वो कौन है? बीज। बीज में भी आप किसे कह दो? हनी बीज, ठीक है, हनी बीज। ये हनी बीज का सबसे अच्छा एग्जाम्पल देखने को मिलता है साल्विया के अंदर। उसके ऐसे 2 लिप्स होते हैं, ठीक है, लिप्स होते हैं। ये हम प्रैक्टिकल में पढ़ेंगे, हालांकि अपनी थ्योरी में नहीं है साल्विया के अंदर इंसेक्ट पॉलिनेशन। प्रैक्टिकल के समय अपन इसकी बात करेंगे, लेकिन फिर भी पूछ ले साल्विया में तो आप बता देना इंसेक्ट पॉलिनेशन ही होता है। अब सुनो, अब हम कहेंगे कि जो इंसेक्ट पॉलिनेटर है, इंसेक्ट पॉलिनेट वाले जो प्लांट्स है, उनके फ्लावर कैसे होते हैं? उनके फ्लावर कैसे होते हैं? तो हम बात करेंगे कि इनके जो फ्लावर होते हैं, पता है इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना है तो फ्लावर फिर लार्ज होगा। फ्लावर कैसा होगा? लार्ज होगा। फ्लावर ब्यूटीफुल होगा, अट्रैक्टिव होगा, उसमें बहुत अच्छी ऑर्डर आएगी, स्मेल बहुत अच्छी सुगंध आएगी उसके अंदर, और साथ ही साथ में कलरफुल होंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा सुंदर होगा तो इंसेक्ट उतना ही ज़्यादा तो उसकी तरफ आएगा, तो कलरफुल होते हैं और मोर नेक्टर वाले होते हैं। क्योंकि इंसेक्ट भाई क्या लेने आएगा? इंसेक्ट तो भाई मान लो ये हनी बी है, ये हनी बी किसी फ्लावर में जा रही है, तो फ्लावर में क्यों जाएगी? उस फ्लावर का रस लेने ही तो जाएगी, तो मोर नेक्टर वाले होने चाहिए। तो फ्लावर लार्ज होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, ठीक है, मोर नेक्टर वाले होते हैं, एंड द ए वेरी गुड ऑर्डर, बहुत अच्छी सुगंध होती है उसके अंदर। मेरी इतनी बात समझ में आ गई कि एंटेमोफिली क्या है? इंसेक्ट से पॉलिनेशन होना। इंसेक्ट कौन कौन से हैं? तो ये रहे इंसेक्ट, कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिख दिए। इन सभी एग्जाम्पल में से डोमिनेंट कौन है? बी डोमिनेंट होती है। या आपको सीधे बायोटिक में ही पूछ ले कि बायोटिक में डोमिनेंट कौन सा है, तो आप बी बताओगे बायोटिक में डोमिनेंट। इसमें जो फ्लावर में क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं। फिर अपन कहेंगे कि जो पोलेन ग्रेन हैं, जिनमें इंसेक्ट पॉलिनेशन हो रहा है, उनके जो पोलेन ग्रेन है वो कैसे है? लार्ज है, स्टिकी होते हैं, और लेस इन द नंबर, लेस इन द नंबर। और हमने पीछे ये देखा था कि अगर वाटर से या एयर से पॉलिनेशन हो रहा है तो उसमें पोलेन ग्रेन लाइट होते हैं, स्मॉल होते हैं, नॉन स्टिकी होते हैं, और मोर इन नंबर होते हैं, संख्या में ज़्यादा होते हैं। जबकि इनके जो अगर इंसेक्ट से पॉलिनेशन हो रहा है, जो बायोटिक है, इंसेक्ट छोड़ो, जो बायोटिक पॉलिनेशन हो रहा है, बायोटिक पॉलिनेशन इस टाइप, और पोलेन ग्रेन ये होंगे, क्योंकि पोलेन ग्रेन का उस एनिमल की बॉडी से, है ना, उस एनिमल की बॉडी से, उस इंसेक्ट की बॉडी से उनको चिपकना होता है, उनको चिपकना होता है। तो कैसे होते हैं? स्टिकी होते हैं। उनके जो आउटर वॉल है उसमें छोटे छोटे से कांटे भी पाए जा सकते हैं, ताकि वो उन कांटों की सहायता से उसे चिपक जाए। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, हालांकि वो पोलेन ग्रेन नहीं है, फिर मैं एग्जांपल दूंगी। भरूट देखे हैं ना, अभी खेती का मौसम चल रहा है, तुम लोग खेत में जाते हो तो तुम्हारे पूरे जो कपड़े वगैरह होते हैं उस पर भरूट चिपक जाते, तो उसे वो भरूट क्या थे, यानी मान लो वो जो सीड है उसकी जो आउटर वॉल उस पर कांटे कांटे पाए जा रहे हैं। वो कांटे कांटे क्यों पाए जा रहे हैं? ताकि वो किसी भी एनिमल की बॉडी से चिपक करके एक जगह से दूसरी जगह चले जाए। वहाँ पर जब एटमॉस्फेयर अच्छा हो, फिर से रेन हो, तो वो अपने स्पीसीज को क्या कर ले? इंक्रीज कर ले। तो जैसे उनकी जो स्पेसिसिटी है वो स्पेसिसिटी इनकी भी तो थी। भरूट देखिए ना, है ना,
अरे सब जानते हो भरूट वाली कहानी तो, और ऐसी बात नहीं है, ऐसा कोई होगा भी नहीं जिसके कपड़ों के भरूट ना चिपके हो, पक्का चिपका करके घर तक लेके आते हो, है ना। तो ऐसे ही जो जिनमें बायोटिक पॉलिनेशन जिनमें भी होगा, जिन भी प्लांट में बायोटिक पॉलिनेशन हो रहा है, उन फ्लावरिंग प्लांट के अंदर ये सारे कैरेक्टर्स पॉलन ग्रेन में होंगे। बात समझ में आ गई इतनी। फिर अपन ये कहेंगे कि जो फ्लावर है या जो फ्लावर है वो उस पॉलिनेटेड एनिमल या फिर जो इंसेक्ट की आप बात कर रहे हो, देखो ग्रुप तो दो ही होते हैं, एक प्लांट का होता है, एक एनिमल का होता है। तो आप चाहे इंसेक्ट बोल दो या एनिमल बोल दो, ऐसा नहीं है कि एनिमल बोलते ही हम आगे सीधे सीधे ना, मालूम है ना ये बात। नॉन कॉर्डिएट और कॉर्डिएट दोनों ही ग्रुप किस में आते हैं, एनिमल्स में आते हैं। तो मेरी बात सुनना, अगर मैं ये कह दूं कि जो फ्लावर है वो एनिमल्स को रिवॉर्ड प्रोवाइड करवाता है, इसमें एनिमल को भी तो कोई फायदा होना चाहिए भाई। एनिमल है, एनिमल में नॉन कॉर्डिएट और कॉर्डिएट दोनों आ जाते, ध्यान रखना मेरी बात। कई एनिमल का नाम सुनते डोमेस्टिक एनिमल कर दो, ह्यूमन कर दो, बस ये कीड़े मकोड़े तो छोड़ दो बेचारों को ना। कॉर्डिएट और नॉन कॉर्डिएट दोनों ही एनिमल वर्ड में आते हैं, ठीक है। सुनो, तो द फ्लावर प्रोवाइड द रिवार्ड, रिवार्ड मानी इनाम, कि भाई जब इंसेक्ट है ना, कि जब इंसेक्ट है वो पोलेन ग्रेन को अपनी बॉडी से चिपकाएगा और चिपका करके दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा तक लेके जाएगा, तो उस इंसेक्ट को क्या फ़ायदा हुआ। तो इसीलिए दोनों ही एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। जो फ्लावर होगा वो इंसेक्ट को पॉलिनेशन करने के लिए रिवॉर्ड प्रोवाइड करवाएगा, इनाम प्रोवाइड करवाएगा। तो द फ्लावर प्रोवाइड द रिवॉर्ड ऑफ द एनिमल्स लाइक, जैसे फर्स्ट एक तो नेक्टर, उसे क्या मिलेगा, नेक्टर मिलेगा। दूसरी बात, प्रोवाइड द प्लेस फॉर द ले ऑफ एग्स, एग देने के लिए जगह भी प्रोवाइड करवाएगा। जैसे देखो आपने नाम सुना होगा मुलबेरी, है ना, मुलबेरी, सिल्क वोम, मुलबेरी प्लांट की लीव्स पे रहता है सिल्क वोम, पता है ना। और ये सिल्क वोम मुलबेरी प्लांट की लीव्स पर ही क्या देते हैं, एग्स देते हैं। तो इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल और भी है जो अपन करेंगे, एक दो एग्जाम्पल तो अभी। तो अपन क्या कहेंगे यहाँ से, सीधी मेरी बात समझ में आ गई ना, कि द फ्लावर या द प्लांट प्रोवाइड द रिवार्ड ऑफ द एनिमल्स फॉर द पॉलिनेशंस। द फर्स्ट इज टू प्रोवाइड द नेक्टर, क्योंकि नेक्टर, अरे सीधी सी बात है, तुम लोग कोई काम करोगे तो तुम्हें इनाम दिया जाएगा, उसका रिजल्ट चाहिए तुम लोगों को अच्छा, तभी तो तुम लोग काम करोगे। अब सच्ची बताना ये बात, अब आपको पीछे पता चला कि पीछे एग्ज़ाम नहीं हुए थे, है ना, एग्ज़ाम, स्कूल नहीं खुली थी, एग्ज़ाम नहीं हुए थे, अभी भी स्कूल नहीं खुल रही है अभी। तो तुम में से बहुत ही कम स्टूडेंट है जो हकीकत में हॉनेस्टी से पढ़ाई कर रहे हैं। उनको ये मतलब नहीं है कि एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे, नहीं, वो अपना रोज़ काम करते, रोज़ याद करते, कि उनको पता है फ्यूचर में कभी ना कभी ये चीज़ें हमारे काम में आने वाली है। एनसीईआरटी की बुक की एक एक लाइन मैं तुम लोगों को करवाई, कुछ नहीं छोड़ रही एनसीईआरटी की बुक से। और एग्ज़ाम में 90%, नीट पेपर में भी 90% कहाँ से आता है, एनसीईआरटी की बुक से आता है। चाहे पीछे के पेपर उठा के देख लो, लाइन ऐसी कैसे उठा के आ रही है। और मैं तुम लोगों को दोनों काम करवाती हूँ, ये भी बताती हूँ ये बोर्ड में कैसे आएगा, ठीक है। हर एक लाइन, एक भी लाइन नहीं छोड़ती, मैं तुम लोगों को पूरी लाइन करवाती हूँ। लेकिन जो बच्चे इस बात को समझ रहे हैं वो तो अपनी स्टडी करे, बाकी को तो सोचे पता नहीं एग्ज़ाम होंगे, स्कूल खुलेगी नहीं खुलेगी। अगर ऐसा हो तो तुम लोग सोचते हो तुम्हारी क्या हालत है। तो ऐसा ही फिर इंसेक्ट के साथ भी होगा। वे इंसेक्ट फ्लोर को क्या कहेंगे, मैं तेरे पास में क्यों आऊँ, सीधी सी बात है ना। अरे मैं तेरे पास में तेरे पोलन ग्रेन लेने के लिए थोड़ी ना आऊँगा, मैं क्यों आऊँगा तेरे पास में। तो फ्लावर उसे क्या कहता है कि जब तू मेरे पास में आएगा तो मैं तुझे नेक्टर दूंगा, मैं तुझे एग देने के लिए जगह दे दूंगा, अब तो आएगा तू मेरे पास।
तब इंसेक्ट सोचता है कि हाँ फायदे वाली बात तो है, मुझे तो नेक्टर चाहिए, एक फ्लावर से नेक्टर लेके मुझे तो नेक्टर चाहिए, है ना। पहले एक फ्लावर से नेक्टर ले लूँगा, फिर दूसरे फ्लावर से नेक्टर ले लूँगा, क्या है, बॉडी से चिपका करके पोलन ग्रेन ही तो लेके जाने, मुझे क्या करना है इस बात से। तभी हम कहेंगे कि जो एनिमल्स होते हैं उनको फ्लावर या प्लांट क्या प्रोवाइड करवाते हैं, उनको रिवॉर्ड प्रोवाइड करवाते हैं। फॉर द रिवॉर्ड लाइक एज द नेक्टर प्रोवाइड द प्लेस फॉर द ले ऑफ एग्स। ठीक है जी, अरे समझ में आ गई क्या बात इतनी। और सुनो, अगर आवाज़ कम आ रही है तो तुम लोग ईयरफोन काम में ले लो। मैं तो मेरे अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा तेज बोल रही हूँ, अब घर पे और ज़्यादा तेज बोल नहीं सकते, क्लास वाली बात अलग होती है ना। तो अगर किसी को लगे कि आवाज़ कम आ रही है तो तुम लोग ईयरफोन काम में ले लो, आराम से शायद सुनाई दे जाएगा। इतनी बात समझ में आई कि इस बोर्ड पे जो लिखा हुआ है बायोटिक एजेंट में मैं बात कर रही हूँ। सबसे पहले इंसेक्ट की मैं बात कर रही हूँ। इंसेक्ट में मैंने बीज, फ्लाइज, बटरफ्लाइज, बीटल, वास्प की मैंने बात की है ना। अरे यो टाटियो ध्यान रखियो ना। बीटल का तो पता है, मैं क्लास में भी बताती हूँ बीटल की बात। तो इंसेक्ट से पॉलिनेशन हो रहा है तो एंटेमोफिली बोला जाता है। इंसेक्ट से पॉलिनेशन हो रहा है तो फ्लावर में कुछ अडेप्टेशन होंगे, तो ये फ्लावर के अडेप्टेशन हो गए, ये पोलन ग्रेन के अडेप्टेशन हो गए। फिर हम कहेंगे कि अगर इंसेक्ट या एनिमल्स या इंसेक्ट भी, अगर एनिमल से पॉलिनेशन हो रहा है तो वो फ्लावर को कुछ रिवॉर्ड प्रोवाइड करवाता है। वो फ्लावर को कुछ क्या प्रोवाइड करवाता है, रिवॉर्ड। अब एक बार फटाफट रिवाइज कर लो, मैं बोर्ड के आगे से हट चुकी हूँ, फिर मैं आगे पढ़ा दूँ। ठीक है, सुनो। अब रिवॉर्ड प्रोवाइड करवाता है। अब देखो क्या होता है कि जब इंसेक्ट व्हेन द इंसेक्ट रीच द फ्लावर फॉर द नेक्टर द पोल, जैसे मान लो ये कोई इंसेक्ट है ना, ये कोई इंसेक्ट है और ये किसके पास गया, फ्लावर के पास गया फॉर द पॉलिनेशन की, सॉरी फॉर द नेक्टर के लिए। किसके लिए गया है, नेक्टर के लिए गया है। अब जो ये पोलन ग्रेन है ये जब ये उसे नेक्टर को सक करेगा, जब नेक्टर को सक करेगा तो इसकी बॉडी से क्या चिपक जाएंगे, इसकी बॉडी से पोलन ग्रेन चिपक जाएंगे। यही फ्लावर, तो अपन क्या कहेंगे, द पोलन ग्रेन आर कोटेड बाय ए स्टिकी सब्सटेंस कोटेड बाय द स्पाइक्स to attach with the body of the insect, the same insect to reach the other flower for the nectar. They move the body of the insect, the pollen grain are free from the insect to fall on the stigma. अब देखो जरूरी नहीं कि जितने भी पोलन ग्रेन चिपक करके आए वो सभी के सभी स्टिग्मा पर गिर जाए, कोई जरूरी नहीं होता, इधर उधर भी तो बिखर सकते, पर चांसेस तो है। बात समझ में आ गई, पढ़ लो तो फटाफट पढ़ लो। ठीक है, समझ में आ गई। चलो अब कुछ एग्जाम्पल करते हैं इंसेक्ट पॉलिनेशन के। एक फ्लावर का नाम है एमोरफिलस फ्लावर। प्लांट बोल दो, एमोरफिलस। ये जो है इस प्लांट का जो फ्लावर है ये सबसे लार्जेस्ट फ्लावर होगा और लगभग 6 फीट का होगा। एमोरफिलस PHAPHALLUS एमोरफिलस। ठीक है, कितने फीट का है, 6 फीट का है। और ये मान लो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट फ्लावर है। तो एक क्वेश्चन तो यही बन गया, सबसे लार्जेस्ट फ्लावर एमोरफिलस है। ठीक है ना, 6 फीट लंबा होता है। इंसेक्ट आगे से हटो, सब बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, साइड में ही हूँ मैं। ये इंसेक्ट पॉलिनेशन करता है
और ये इंसेक्ट को रिवॉर्ड देता है। ये इंसेक्ट को क्या देता है? रिवॉर्ड देता है। क्या रिवॉर्ड देगा? प्रोवाइड द प्लेस फॉर द लेज ऑफ एग, ताकि वो अपने फर्टिलाइज्ड एग, अपने एग को वहाँ डिस्चार्ज कर सके। तो एग को डिस्चार्ज करने के लिए प्लेस प्रोवाइड करवाता है, क्योंकि वहाँ पर जो एग होंगे वो सुरक्षित रहेंगे। ठीक है। एक और प्लांट है, सुनो, एक और प्लांट है यूका। एमोर्फिलस याद रह जाएगा ना। एक और प्लांट है युक्का प्लांट। ये यक्का बोल दो, चाहिए ना, यक्का बोल दो, युक्का बोल दो, तुम लोग जो याद रख पाओ वही याद रख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सुनो, इसमें जो मॉथ होती है, इस प्लांट और मॉथ यानी इंसेक्ट, प्लांट और मॉथ का आपस में रिलेशन है। और ये जो रिलेशन है वो ऐसा रिलेशन है, ये दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। ठीक है। अगर दोनों को अलग कर दिया जाएगा तो अपनी लाइफ नहीं दे पाएंगे। अब इसमें क्या होता है कि सबसे पहले जो मॉथ है वो प्लांट से क्या लेने जाता है? नेक्टर लेने जाता है, पोलेन ग्रेन। ठीक है। पोलेन ग्रेन को लेके आएगा और पोलेन ग्रेन का ट्रांसफ़र तो करेगा ही करेगा, साथ ही साथ के अंदर इसकी जो ओवेरी है, फ्लावर की जो ओवेरी है, उस ओवेरी तक क्या पहुंच जाएंगे? इस मॉथ के एग पहुंचेंगे। ओवेरी में मॉथ के क्या पहुंचे? देखो, क्योंकि इसने पॉलिनेशन तो कर ही दिया, तो वो प्रोसेस तो अपने आप चलती रहेगी। पोलेन ट्यूब बनने वाली है, फर्टिलाइजेशन वाली, वो कहानी तो एक अलग ही कहानी चलती है। मॉथ के जो एग्स होंगे वो ओवेरी प्लेस प्रोवाइड करवाएगी। एग से फिर क्या बनेंगे? लार्वा बनेंगे। अब सुनो मेरी बात, जब इस ओवेरी का ओव्यूल्स में फर्टिलाइजेशन होगा और फर्टिलाइजेशन से क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। जाइगोट से क्या बनेगा? एम्ब्रियो बनेगा। एम्ब्रियो से सीड बनेगा। जब इसमें सीड बनने की अरेंजमेंट आएगा, उस समय तक ये लार्वा यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। लार्वा क्या हो जाएंगे? बाहर निकल जाएंगे और अपनी लाइफ को क्या कर लेंगे? स्पॉन कर लेंगे, जीवन जी लेंगे अपना। तो सुरक्षित वातावरण मिला कि नहीं मिला? सुनो वापस से, बिल्कुल आराम से सुनो। देखो, अपन क्या कहेंगे कि जो यक्का प्लांट है, ठीक है, और मॉथ के बिटवीन एक सिम्बायोटिक रिलेशन प्रेजेंट होता है। सिम्बायोटिक का मतलब होता है दोनों को बेनिफिट होता है, म्यूचुअल रिलेशन होता है। अगर दोनों को हटा दिया जाएगा तो जीवित नहीं रह पाएंगे। मेरी बात समझ गए ना? तो दोनों के बीच में रिलेशन है। रिलेशन ऐसा है कि दोनों को हटा दिया जाए, अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। इसमें क्या होता है? यक्का जो प्लांट है, उस प्लांट के अंदर जो ओवेरी है, उस ओवेरी की लोब्स में इसके जो एग है, एग को डिस्चार्ज किया जाता है। एग को क्या करते हैं? डिस्चार्ज कर देता है। जब ये एग को डिस्चार्ज करने के लिए आता है तो जैसे मान लो 2 फ्लोर, सुनो एक बार, ऐसे नहीं समझ में आएगा, ऐसे सुनो। एक फ्लोर ये है, ऐसे सुन लो, एक फ्लोर ये है, ये इसका मेल पार्ट है। सुनो मेरी बात, ठीक है? ऐसे सुन ली बात है ना? अब सुनो, अगर मान लो ये जो इनसे मॉथ है, ये मॉथ अपने एग देने के लिए ओवेरी में जी गया, इसने अपने एग दे दिए। जब ये बाहर निकला तो ये अपने साथ ये जो पोलेन ग्रेन फ्री हो रहे हैं ना, उस समय जो यहाँ से पोलेन ग्रेन फ्री हुए इसकी बॉडी से चिपक जाएंगे। जब ये किसी और फ्लोर पे जाके बैठेगा नेक्टर लेने के लिए, तो वहाँ पर किसको छोड़ देगा? पोलेन ग्रेन को छोड़ देगा। किसको छोड़ देगा? पोलेन ग्रेन को छोड़ देगा। जब वहाँ पर ये पोलेन ग्रेन को छोड़ेगा तो पॉलिनेशन हुआ कि नहीं हुआ?
या है ना, अब उसने अपने ओवेरी में एग भी दे दिए और उसकी बॉडी के साथ में कौन चिपक गए, पोलन ग्रेन भी चिपक जाते। इस प्रकार से वो हट गई ना, इस प्रकार से वापस से पॉलिनेशन भी हो गया और उसके जो एग है वो भी क्या रहेंगे, स्टोर रहेंगे। फिर जो एग है ओवेरी के अंदर, इनमें डेवलपमेंट होगा, इनसे क्या बनेगा, लार्वा बनेगा। और लार्वा ओवेरी में सीड बनने से पहले ही बाहर निकल जाएंगे। सीड, क्योंकि सीड के लिए जगह चाहिए ना, तो लार्वा सीड बनने से पहले ही ओवेरी से क्या आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। बात समझ में आ गई इतनी बात? अब इसे देखो, इतनी बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत? तो ये रिलेशन आप ध्यान में रखना कि यक्का प्लांट और मॉथ के बिटवीन में सिम्बायोटिक रिलेशन पाया जाता है। विदाउट दोनों ही, विदाउट द लाइफ इज नॉट द पॉसिबल्स। द moth give the egg in the ovary of the yucca plant, and this insect transfer the pollen grain from the other the yucca plant. When the seed formed in the ovary, the larva of the insect removed from the ovary. The both are benefited to the each other. ठीक है। अब कुछ ऐसे भी होते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो केवल क्या करते हैं, फ्लावर से नेक्टर तो ले लेते, बदले में पोलन ग्रेन नहीं लेके जाते। कुछ बदमाश भी तो होते हैं ना, फ्लावर उनको अट्रैक्ट करता, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी स्मेल दे रहा है, तो वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है ताकि इंसेक्ट मेरे पास में आएगा, मैं उसको नेक्टर दूंगा और वो मेरे जो पोलन ग्रेन है वो उसकी बॉडी से चिपक जाएंगे और वो पॉलिनेशन कर देगा, वो मेरी स्पीसीज को बढ़ावा देगा। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे भी इंसेक्ट होते हैं जो पॉलिनेशन में हेल्प नहीं करते। जब पहले तो आ गए है ना, इंसेक्ट आ गए, नेक्टर ले लिया, लेकिन अपनी बॉडी से किसको अटैच नहीं करवाते, पोलन ग्रेन को अटैच नहीं करवाते। तो कुछ ऐसे भी होते हैं बदमाश टाइप के, है ना, तो उनको क्या कहोगे, अरे रोबर, लुटेरे कहोगे, तो वो उनको क्या बोलते हैं, नेक्टर रोबर कह दो। क्या कह दो, नेक्टर रोबर कह दो। कि द सम insect to suck the nectar but not involved in the pollination is known as the nectar robber कहते हैं। अब इंसेक्ट पॉलिनेशन की बात समझ में आ गई ना पूरी। इसमें एक तो एमोरफिलस की ध्यान रखना, एक यक्का प्लांट वाली बात है कि यक्का प्लांट इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान में रखना तुम लोग, ठीक है। और एग्जांपल दे सकते हो, जैसे फिग, अजीर, फिग होता ना, फिग के अंदर भी कौन सा पॉलिनेशन, एमोरफिलस, फिग, यक्का प्लांट, साल्विया प्लांट, इन सब में किससे होता है, इंसेक्ट पॉलिनेशन होता है। चलो फिर उसके बाद में अगला पॉलिनेशन पढ़ेंगे हम। अरे ये यक्का वाला समझ में आ गया ना सभी के, कि आप क्या कहोगे कि इसमें जो मॉथ है वो ले द एग in the chamber of the ovary, and the insect help in the pollinations. When the larva develop in the ovary, the larva is removed before the formation of the seed. Seed बनने से पहले ही बाहर आ जाते हैं ताकि seed को जगह मिल जाए। Both species are benefited, mutual benefited. This is relation is known as the symbiotic relation. कौन सा रिलेशन शो करते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशन शो करते हैं। ये आपकी एनसीईआरटी की बुक में दे रखा। चलो तो अब हम पढ़ेंगे ऑर्निथोफिल। किसको कहोगे ऑर्निथोफिल, नाम देखिए बताओ। ऑर्निथोफिली, पॉलिनेशन बाय बर्ड्स, और उन बर्ड्स के केवल नाम याद कर लो। एक तो है हमिंग बर्ड सबसे छोटा, और एक है सन बर्ड। ये लिख लो, चाहो तो रखो फिर। हाँ बस नाम लिख लो, हमिंग बर्ड और सन बर्ड। ठीक है क्या, ठीक है। हमिंग बर्ड आप बता सकते हो ऐसे फ्लावर के अंदर करेगा जिसका जो पेटल है वो रेड कलर में हो या फिर सिलेंड्रिकल हो, उसमें करेगा, ठीक है, उसमें कर देगा। लिख लो, रफ बुक में लिख लो, एनसीईआरटी बुक में एग्जाम्पल नहीं दे रखे, मैं लिखवा रही हूँ, वो लिख लो।
ठीक है, ठीक है। चलो, हालांकि एनसीईआरटी बुक में नहीं दे रखी, तो नहीं याद करोगे तो भी चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं पूछे जाने वाले बस। फिर दूसरी बात, अब आप करोगे फीलिंग। ये अब सोचो कौन सा है ये, सोचो, अलग से हटके सोचो फटाफट। हाँ, ओ, अरे बैट के द्वारा, बैट, अब सुनो, बैट चमगादड़, बैट के द्वारा जो पॉलिनेशन, क्योंकि बैट खुद रात्रि है, नाइट में निकलता है, तो ये जो प्लांट्स होंगे वो कैसे होंगे, नाइट ब्लोविंग प्लांट होंगे। प्लांट आर द नाइट ब्लोविंग प्लांट्स and the less odor plant and the mostly the white flower, the flower is the white color का फ्लावर होगा। बस इतनी सी बात ध्यान में रखनी है, ज़्यादा कुछ भी ध्यान में नहीं रखना। और the flower produce the smell, एक स्पेसिफिक कम है लेकिन एक स्पेसिफिक स्मेल प्रोड्यूस करते हैं। बाय दिस स्मेल द बैट इज अट्रैक्ट फॉर द फूड, देन दैट टू अटैच द pollen grain the bat, this bat travel the other flower to reach the pollen grain for the fertilizations। बस इतनी सी बात बतानी है। अरे ये है नहीं, बस मैं ही बता रही हूँ, वहाँ पे तो केवल नाम दे रखे, ज़्यादा नहीं दे रखा कुछ भी। देखो, ऑर्गेनोफिलिस का मतलब हो गया बर्ड्स के थ्रू, क्रिप्टेरोफिली का मतलब किस से हो गया, बैट से हो गया, और एंटेमोफिली किससे हो गया, इंसेक्ट से हो गया। फिर कुछ है एनिमल के, मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिए ही थे। तो अब एक बार अपने माइंड में रिवाइज कर लो, मैं फिर आगे पढ़ा दूँ तुम लोगों को। उस प्लांट का नाम लिखो, तो लिख लेना कि ये ला प्लांट में होता है बर्ड, बैट बर्ड्स बोल दिए ना, बैट ही बोला था, बैट्स, ठीक है। चलो हुआ यहाँ तक, किसी की कोई दिक्कत नहीं। एनसीईआरटी की बुक में जितने है उतना मैं आपको करवा देती हूँ। अब सुनो मेरी बात, अब हम पढ़ेंगे क्रॉस पॉलिनेशन के लिए कुछ डिवाइस पढ़ेंगे कि एक प्लांट के अंदर, या फिर आप कह सकते हो, वो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि सेल्फ पॉलिनेशन को डिकॉरेज करना है, क्रॉस पॉलिनेशन को एनकरेज करना है, तो इसके लिए कौन कौन सी मेथड्स यूज में ली जाएगी। विच मेथड्स आर यूज्ड फॉर द डिकॉरेज ऑफ द सेल्फ पॉलिनेशन एंड एनकरेज ऑफ द क्रॉस पॉलिनेशन। इस नाम से भी क्वेश्चन हो सकता है, या फिर इस नाम से भी क्वेश्चन हो सकता है कि विच डिवाइस टू इन्वॉल्व फॉर द क्रॉस पॉलिनेशन, कि एक प्लांट में क्या क्या स्पेसिसिटी होनी चाहिए क्रॉस पॉलिनेशन के लिए। अभी जो क्वेश्चन बताया वो भी हो सकता है, ज़्यादातर तो एनकरेज और डिकॉरेज के नाम से ही ये क्वेश्चन आता है, और इसी को आप एक टर्म और देते हो, आउटब्रीडिंग डिवाइस, आउटब्रीडिंग डिवाइस, या फिर आप adaptation for the cross pollination, adaptation for the cross pollination, या फिर आप क्या कह सकते हो इसे, या फिर आप इसे कह सकते हो डिकॉरेज द सेल्फ पॉलिनेशन, डिकॉरेज माने डिक्रीज द सेल्फ pollination and encourage the cross pollination। क्लियर हुआ बच्चों? पढ़े, देखो क्या क्या फर्स्ट डिवाइस सुनो, तो फर्स्ट डिवाइस सुनो। सबसे पहले, इफ द फ्लोर इज द यूनिसेक्सुअल, फ्लोर कैसा होना चाहिए, यूनिसेक्सुअल हो, तो 100% क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा।
जैसे मेज प्लांट है ना, एयर पॉलिनेशन होता है। हालांकि जो मेज प्लांट है उस पे तो मेल और फीमेल फ्लावर प्लांट के अकॉर्डिंग तो एक पर ही है, लेकिन फ्लावर तो अलग अलग है ना, फ्लावर तो यूनिसेक्सुअल ही है उसका। तो समझ में आ गई ना बात, जैसे मैंने कल ही बताया था आपको कि मेज प्लांट में जो मेल है वो तो सबसे ऊपर है, और जो फीमेल होती है वो एक्सियल है, ये लीव्स के नीचे से ये एक्सियल है फीमेल। ये जो प्लांट है ये तो मोनोसियस है, मोनोसियस कह दो, यूनिसेक्सुअल कह दो फ्लावर को। बस ये ध्यान में रखना एक बात है, तो बात ये समझ में 100% ही क्रॉस पॉलिनेशन होगा रे, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं यहाँ पे। तो एक पॉइंट क्या हो गया, फ्लावर इज द यूनिसेक्सुअल। If the flower is the unisexual, to always the cross pollination, that is the second. If the flower is the bisexual, अगर फ्लावर कैसा हो जाए, बाइसेक्सुअल हो जाए, तो मेच्योरिंग टाइम इज द डिफरेंट। उसमें मैंने कहा था कि सेल्फ पॉलिनेशन is necessary in the bisexual flower, but the homogamy, the male and the female both maturing time are the same. But if the flower is the bisexual, but maturing time is the different. डाइकोगेमी ये होना चाहिए। इसमें मेच्योरिंग टाइम दोनों का क्या होगा, अलग अलग होगा। जैसे मान लो ऐसे हो जाए कि जो पॉलेन ग्रेन है वो एंथर से रिमूव हो गए, लेकिन स्टिग्मा उसके लिए बिल्कुल प्रिपेयर ही नहीं है। स्टिग्मा के अंदर एम्ब्रियो सेक का डेवलपमेंट ही नहीं हुआ है, तब स्टिग्मा उनको रिसीव नहीं करेगी। रिसीव कर लेगी तो भी क्या, फर्टिलाइजेशन तो फेल ही हो जाएगा। अगर स्टिग्मा पोलेन ग्रेन को रिसीव कर भी लेती है, पोलेन ट्यूब बन भी जाती है, मेल गैमिट एम्ब्रियो सेक तक पहुंच भी गए, इफ द मेल गैमिट टू रिच द एम्ब्रियो सेक टू द पोलेन ग्रेन बट नॉट फर्टिलाइज्ड, वेयर नॉट आर प्रेजेंट द फीमेल गैमिट, कि फीमेल गैमिट इज नॉट फॉर्म द सेम टाइम, तो दिस इज द डाइकोगेमी। ये डाइकोगेमी होगा। मेच्योरिंग टाइम इज द डिफरेंट, मेच्योरिंग टाइमिंग इज डिफरेंट है मेच्योरिंग टाइम, ठीक है। जैसे प्रोटएंड्रे, नाम से बताओ प्रोटएंड्रे, इसके अंदर क्या होगा, अरे एंथर पहले मेच्योर होगा, एंथर का मेच्योरिंग टाइम पहले है, तो गाइनोसियम तो मेच्योर ही नहीं हुई, तो प्रोटएंड्रे कह दो। दूसरा है प्रोटोगाइनी, प्रोटोगाइनी का मतलब इसके अंदर जो पिस्टल है वो पहले, गाइनोसियम पहले ही मेच्योर हो गई और पोलेन ग्रेन अभी एंथर से बाहर ही नहीं निकले। बात समझ में? तब एयर के थ्रू, इंसेक्ट के थ्रू अगर किसी और फ्लावर के पोलेन ग्रेन स्टिग्मा पे आके गिरेंगे तो वो उससे क्या हो जाएगी, फर्टिलाइज्ड हो जाए। खुद वाले से नहीं हुई ना। अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो अगर उसकी पॉसिबिलिटी कैसी है, डाइकोगेमी की अगर पॉसिबिलिटी है उसके अंदर, डाइकोगेमी की अगर उसके अंदर पॉसिबिलिटी है तो क्या कह दो, क्या नहीं होगा उसके अंदर, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा, क्रॉस पॉलिनेशन होगा, क्योंकि दोनों का मेच्योरिंग टाइम बराबर होना चाहिए। तभी तो जब पोलेन ग्रेन एंथर से बाहर निकले स्टिग्मा पे गए, उसी समय जो ओव्यूल है ना, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सेक है, एम्ब्रियो सेक के अंदर फीमेल गैमेट है, एग सेल है हैप्लोइड, वो भी उसी समय मेच्योर होनी चाहिए, तब जाके पॉलिनेशन होता है। जबकि इनका मेच्योरिंग टाइम क्या हो गया, अलग अलग हो गया। एक है हेटेरोस्टाइल, तीसरी कंडीशन क्या है, हेटेरोस्टाइल। हेटेरोस्टाइल का मतलब क्या होता है
हेटेरोस्टाइल का मतलब ये होता है कि जो स्टाइल है स्टिग्मा, ये जो स्टाइल है ये बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है ना, बहुत ज़्यादा लंबी हो गई। किसके कंपैरिजन में? फिलामेंट के कंपैरिजन में। द स्टाइल इज द लॉन्ग कंपैरिजन टू द फिलामेंट। तो द लेंथ इज डिफरेंट इन द बाइसेक्शुअल फ्लावर। इन द बाइसेक्ट, अब सुनो, अगर मान लो यहाँ से पोलेन ग्रेन निकले भी तो यहाँ कैसे जाएंगे? नहीं पहुँच पाए ना, इसके पोलेन ग्रेन यहाँ से पहुँच ही नहीं पाए। जबकि कोई भी इंसेक्ट है एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू या पोलेन ग्रेन आ सकते हैं, बट इसके तो पोलेन ग्रेन नहीं गए ना, इसीलिए सेल्फ पोलिनेशन क्या हो गया? खत्म। किसकी पॉसिबिलिटी बढ़ गई? क्रॉस पोलिनेशन की पॉसिबिलिटी बढ़ गई। तो कुछ प्लांट्स में, जैसे प्रिमरोज वाला प्लांट है, नाम सुना है ना, प्रिमरोज वाला जो प्लांट होता है, हुगो डी ब्रिज वाला, याद रखो। याद आ गया क्या? म्यूटेशन बताया था कि प्रिमरोज प्लांट की जो स्पीसीज है उसमें एक प्लांट तो ऐसा है जिसकी स्टाइल लंबी है, जिसकी स्टाइल लंबी होने की वजह से सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा, और उसी स्पीसीज का एक प्लांट ऐसा है जिसकी जो स्टाइल है वो बहुत छोटी हो गई। किसके कंपैरिजन में? फिलामेंट के कंपैरिजन में। तो फिर यहाँ पर भी सेल्फ पॉलिनेशन रिजेक्टेड हो गया, क्रॉस पॉलिनेशन होगा फिर। तो इफ दे हेटेरोस्टाइल कंडीशन टू discourage the self pollination and encourage the cross pollination। एक होता है स्टिग्मा। जो स्टिग्मा है उसकी स्ट्रक्चर ऐसी हो जाए कि वो पोलेन ग्रेन को रिसीव ही ना करे, खुद के पोलेन ग्रेन को। बाइसेक्शुअल फ्लावर हो और बाइसेक्शुअल फ्लावर हो और द पोलेन ग्रेन अगर इसकी स्टिग्मा पे जाके गिरेंगे तो वो उसको रिसीव ही नहीं करेगी, है ना। उसके लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड नहीं करवाएगी फॉर द पोलेन जर्मिनेशन के लिए। जब पोलेन ट्यूब ही नहीं बनी तो पोलेन ग्रेन फिर कैसे जाएंगे आगे तक? कैसे मेल गैमेट पहुँचेंगे? ओवेरी, ओव्यूल्स और एम्ब्रियो सेट पर। इसीलिए सेल्फ इनफर्टिलिटी वाली कहानी भी होती है। सेल्फ इनफर्टिलिटी का मतलब ये होता है कि द पोलेन ग्रेन fall on the stigma is not provide the surface for the pollen germinations, not form the pollen tube, and where the not form the pollen tube are not reach to the embryo sac, not reach to the male gamete। बात समझ में? इसको बोलते हैं सेल्फ इनफर्टिलिटी या स्टर्टिलिटी, सेल्फ स्टर्टिलिटी बोलो, सेल्फ स्टर्टिलिटी या सेल्फ इनकॉम्प्लिबिलिटी। शायद मैंने वर्ड गलत बोल दिया था, ध्यान रखना। सेल्फ इनकॉम्प्लिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर कुछ ऐसे बैरियर आ जाते हैं, उन बैरियर की वजह से पोलेन ग्रेन खुद की स्टिग्मा तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। अब देख लो, फटाफट रिवाइज करो, सारे के सारे नाम लिखते हुए सेल्फ इनकॉम्प्लिबिलिटी और लिख दो। सेल्फ इनकॉम्प्लिबिलिटी, ये सेल्फ इनकॉम्प्लिबिलिटी पढ़ लो फटाफट सारे नाम बोर्ड पे से। ठीक है क्या? हाँ, अब सुनो मेरी बात। ये जितने भी फैक्टर हुए हैं ना, ये ऑटोगेमी को तो प्रिवेंट कर सकते, गेटेनोगेमी को प्रिवेंट नहीं कर सकते। तो गेटेमोगेमी इज आल्सो ए टाइप ऑफ द क्रॉस पॉलिनेशन में ही तो लेते हैं। गेटेमोगेमी में क्या था? प्लांट एक है, फ्लावर अलग है, तो सारी की सारी कंडीशन वहाँ पे फॉलो हो सकती है ना, सारी की सारी कंडीशन फॉलो हो सकते हो। ऑटोगेमी को प्रिवेंट कर सकते हैं, बट गेटेनोगेमी आर द पॉसिबल्स। क्या क्या डिवाइसेज है सुनो। एक तो फ्लोर होना चाहिए यूनिसेक्सुअल। अगर फ्लोर बाइसेक्सुअल है तो कंडीशन क्या है? डाइकोगेमी कंडीशन है, हेटेरोस्टाइल वाली कंडीशंस है और सेल्फ इनकॉम्प्लिबिलिटी वाली कंडीशंस है। सोच लो, देख लो फटाफट। एक और कर लो, करो तो हरकोगेमी, यहाँ लिख दूँ क्या? हरकोगेमी। इसका मतलब होता है स्ट्रक्चरल बैरियर। कोई ना कोई स्ट्रक्चर
में चेंजमेंट होगा और पोलन ग्रेन नहीं पहुंच पाएंगे, तो उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल डिले। अब पढ़ लो सारे के सारे, मैं फटाफट फिर थोड़ा सा और बता दो। पढ़ लिया क्या? सेल्फ कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब अभी समझा दिया था, वापस समझ लो। इसका मतलब ये हुआ कि जब पोलन ग्रेन यहाँ पे पहुँच गए है ना, सेल्फ बाइसेक्सुअल फ्लावर है, उसी फ्लावर के पोलन ग्रेन कहाँ आ गए, स्टिग्मा पे आ गए। अब ये स्टिग्मा है ना, ये क्या करेगी, उसको एटमॉस्फेरिक कंडीशन नहीं प्रोवाइड करवाएगी पोलन ट्यूब बनने के लिए। और जब पोलन ट्यूब नहीं बनी तो मेल गैमेट कहाँ नहीं पहुँचे, ओवेरी, ओव्यूलर एम्ब्रियो सेक में नहीं पहुँचे, तो कहाँ, अगर खुद की आए हैं तो नहीं प्रोवाइड करवाएगी, अगर दूसरे फ्लोर के सेम स्पीसीज के आ जाते हैं तो प्रवेश प्रोवाइड करवा देती है। प्लीज़ समझ में आ गया? अच्छा क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। हमें क्या करना है, सेल्फ पॉलिनेशन को कम करना है और क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ाना है। क्यों बढ़ाना है? बाय द क्रॉस पॉलिनेशंस द न्यू स्पीसीज आर द फॉर्म, the variation are found in the species, the new characters are arise, the plant are tolerate the all atmospheric condition। इसीलिए क्रॉस पॉलिनेशन करवाना जरूरी है। क्रॉस पॉलिनेशन से to form the many variation in the species, the new species they arise, the new species to tolerate the adverse conditions in the all adverse condition to adapt to the itself, or the species, the new species are more powerful, more nutrient and more healthy होती है। ठीक है, बेनिफिट हो गए इसके क्या क्या हानियां हैं। तो डीमेरिट्स क्या, तो हालांकि एग्जाम में नहीं आएंगे, देखो सीधी सी बात है, हमारी एनसीईआरटी की बुक में मेरिट्स और डीमेरिट्स नहीं दे रखे। जब एनसीईआरटी की बुक में मेरिट्स और डीमेरिट्स नहीं देखे तो फिर आते भी नहीं, बस मैं तो नॉर्मली ऐसे ही बता रही हूँ तुम लोगों को। बेनिफिट हो गए। हार्म्स क्या क्या होते हैं, एक तो इसमें मीडिएटर चाहिए, अगर मीडिएटर नहीं होगा तो क्रॉस पॉलिनेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। कई बार ये होता है कि कुछ डिजीज़ है वो अगर एक प्लांट के फ्लोर में कोई डिजीज़ है तो दूसरे प्लांट के फ्लोर में वो डिजीज़ जा सकती है, तो डिजीज ट्रांसफ़र होने की पॉसिबिलिटी रहती है। थर्ड कंडीशन ये होती है कि द जेनेटिक कैरेक्टर्स आर नॉट प्रिजर्व्ड टू द नेक्स्ट जनरेशन, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर तो खुद के फ्लोर से ही तो नया प्लांट बन रहा था, तो वहाँ पे जेनेटिक कैरेक्टर्स क्या रहते हैं, प्रिजर्व्ड रहते हैं। जबकि एक फ्लोर के पोलन ग्रेन दूसरे फ्लोर पे जा रहे हैं तो वेरिएशन आएगा, तो यहाँ पे जेनेटिक कैरेक्टर्स स्टोर नहीं होते हैं। अरे वही कहानी है जैसे अपने यहाँ नहीं होते क्या, मेल और फीमेल वाली कहानी है ना, तो न्यू कैरेक्टर्स आते हैं, खुद नई स्पीसीज बनती है, तो जब नई स्पीसीज बनती है तो नए कैरेक्टर्स को लेके आती है। तो ये कहानी थी किसकी, पॉलिनेशन की। यहाँ पे पॉलिनेशन का टॉपिक ख़त्म हो चुका है बच्चों। कल वाली क्लास में पोलन पिस्टल इंटरेक्शन करेंगे, क्या होता है सुन लो। आज हमने क्या पढ़ा, पॉलिनेशन पढ़ा, पॉलिनेशन के टाइप्स पढ़े, टाइप में पॉलिनेशन में कौन कौन हेल्प करता है वो बातें हमने पढ़ी थी। हमारा सबसे बेस्ट क्वेश्चन आने वाला है अगली वाली क्लास में, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। क्या कहानी है, यहाँ पे पोलन ग्रेन आ गए ना, ये जो पोलन ग्रेन है, अब ये स्टिग्मा ये पहचानेगी, ये जो पोलन ग्रेन है ये मेरी ही स्पीसीज के फ्लोर के हैं, दूसरी देखो। अब मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे इंसेक्ट है, अब इंसेक्ट एक फ्लोर पे बैठा, वो फ्लोर किसका था, जैसे गुड़हल का था, चाइना रोज का था, उसके वहाँ पे वो क्या चिपक गए, पोलन ग्रेन चिपक गए उसकी बॉडी से, ठीक है, चिपक गए। अब फ्लोर को थोड़ी ना पता है कि मुझे चाइना रोज की पोलन ग्रेन मुझे चाइना रोज के फ्लोर तक ही लेके जाने, उसे नहीं पता ये बात। उसका तो मकसद केवल नेक्टर लेना होता है। अब उसने पहले किसी छोटे फ्लोर पे बैठा, अब उसको तो उससे बड़ा फ्लोर दिखाई दे रहा, तो बड़े वाले की तरफ क्या हो गया, अट्रैक्ट हो गया, वहाँ नेक्टर लेने जाएगा, क्यों जगह इसमें नेक्टर ज़्यादा है, उसको नहीं पता है। अगर ऐसी कंडीशंस हो जाती है कि एक इंसेक्ट ने एक फ्लावर से नेक्टर लिया और फिर दूसरी स्पीसीज के फ्लावर के पास में चला गया, हालांकि पोलन ग्रेन यहाँ वो छोड़ देगा, लेकिन जो
स्टिग्मा है वो स्टिग्मा उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। जब स्टिग्मा पोलन ग्रेन को एक्सेप्ट ही नहीं करेगी तो पोलन पिस्टल इंटरेक्शन कैसे हुआ, तो ये कहानी अगली वाली क्लास में पढ़ेंगे। ऐसे ही एयर में भी तो हो सकता है हवा चली, अब हवा को थोड़ी ना पता है कि पोलन ग्रेन किस फ्लावर के मुझे किस फ्लावर में लेके जाने होते, वो तो कहीं पर भी जाके गिरा देंगे। तो ये सब बातें नेक्स्ट क्लास में होगी। टॉपिक का नाम पोलन पिस्टल इंटरेक्शन होगा। ओके बच्चों, आज क्लास थोड़ी सी बड़ी हो गई थी, मैं ये चाह रही थी कि पोलिनेशन का टॉपिक मैं ख़त्म कर दूं, क्रॉस पोलिनेशन एक साथ ही करवा दूं पूरा टॉपिक। ओके बच्चों, आज की क्लास हमारी इतनी ही थी।